हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो किस तरीके से होता है, किसे हम लोग कहते हैं। क्रांतिक कोण की परिभाषा हमने देखी थी और देखा था कि क्रांतिक कोण जो है वो क्या होता है और उस क्रांतिक कोण का जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसके साथ क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, दोनों के अंदर हम लोग किस फॉर्मूले के द्वारा दोनों में संबंध दर्शा सकते हैं। इसके अलावा हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कल दो एग्जाम्पल भी देखे थे कि एक तो था अपने पास मिराज और दूसरा था लूमिंग। दोनों दृष्टि भ्रम के उदाहरण थे। ठीक है, दृष्टि भ्रम के अंदर कोई एक भी है तो वो भी दृष्टि भ्रम ही है। बाकी गर्मियों के अंदर मिराज होता है और सर्दियों के अंदर यानी ज़्यादा ठंड वाले इलाकों के अंदर उसे ही बोला जाता है लूमिंग। ठीक है, मिराज के अंदर क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमें दिखाई देता है सतह के बिल्कुल नीचे, और लूमिंग के अंदर वो जो प्रतिबिंब है वो हमें या फिर वो जो वस्तु है वो हमें आकाश के अंदर तैरती हुई महसूस होती है, वो भी उल्टी लटकी हुई। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन दोनों एग्जाम्पल के बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं या क्या कौन कौन से और एग्जाम्पल हो सकते हैं या ऐसे कौन से उपकरण हैं जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड जो अपने पास पॉइंट है, थर्ड जो अपने पास पॉइंट है वो है इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर। इसे प्रकाशीय तंतु भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसका नाम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से ध्यान में रखेंगे। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। अब प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो प्रकाशिक तंतु जो है वो एक उपकरण होता है। हम बोल सकते हैं क्या है, एक उपकरण है। यानी जैसे हमने पहले और दूसरे की बात की थी तो वो दोनों क्या थे, दृष्टि भ्रम थे। अब अगर हम प्रकाशीय तंतु की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये क्या है, एक उपकरण है। ये उपकरण क्या काम करता है, ये उपकरण जो है वो प्रकाशिक संकेतों का संचरण करता है बिना किसी ऊर्जा हानि के। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक जो संकेत हैं उनका क्या करेगा, संचरण करेगा। तो यह प्रकाशिक संकेतों का संचरण बिना किसी ऊर्जा हानि के करता है। यानी प्रकाशिक संकेत जो है उनका संचरण करता है। संचरण करने का मतलब हो गया कि प्रकाशिक संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। अब प्रकाशिक संकेतों के साथ साथ ये जो परिपथीय संकेत होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम बोलते हैं, जो अपने पास ये प्रकाशिक संकेत है, ऐसे ही क्या होते हैं, परिपथीय संकेत होते हैं। तो उन परिपथीय संकेतों को भी यह एक जगह से दूसरी जगह संचरित कर सकता है। किन संकेतों को, परिपथीय संकेत जो होते हैं उन परिपथीय संकेतों को भी ये संचरित करता है। परिपथीय संकेतों का संचरण भी ये करता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि ये जो उपकरण, ये एक प्रकार का उपकरण होता है, ये प्रकाशिक तंतुओं का जो प्रकाशिक संकेत हैं उनका संचरण करता है, परिपथीय संकेतों का भी संचरण करता है। लेकिन ये जो है ये होता क्या है वो हमने अभी भी नहीं देखा। तो प्रकाशिक जो तंतु है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। ये है इसका बाहरी भाग, ठीक है, और एक भाग होता है इसका अंदर की तरफ, ये वाला, ये इसका है आंतरिक भाग और जो बाहर वाला भाग है वो है ये वाला। ठीक है, एक जैसे अपने पास कोई भी
तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, उसी के आकार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की ये अपने पास प्रकाशिक तंतु होती है। ये जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को बोला जाता है कोर। अंदर वाला भाग जो है इसको बोला जाता है कोर, और ये जो बाहर वाला भाग है इसको बोला जाता है क्लेडिंग। इसको बोला जाएगा क्लेडिंग। ये दोनों जो है वो अलग अलग कांच के या क्वार्ट्ज के फाइबर से बने हुए होते हैं, दोनों ही, ठीक है। कांच या क्वार्ट्ज के अलग अलग फाइबर से ये मिलकर बना होता है। अंदर वाले भाग को हमने क्या कहा, कोर, और जो बाहर वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है, क्लेडिंग बोला जाता है। दोनों ही अलग अलग फाइबर से बने हुए होते हैं। तो कोर जो है इसका अपवर्तनांक मैं मान लेता हूँ μ1, और जो क्लेडिंग है इसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं μ2। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है, और मैं ये बोलूँ कि जो कोर है आपके पास, इस कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होना चाहिए। कोर जो अंदर वाला अपने पास ग्लास या क्वार्ट्ज का फाइबर है ये वाला, इसका अपवर्तनांक बाहर वाले ग्लास या क्वार्ट्ज के फाइबर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये जो शेप हमने आकृति जो है ये यहाँ पर बनाई है, ये किस तरीका होना चाहिए। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये जो शेप हमने आकृति जो है ये यहाँ पर बनाई है, ये किस तरीके से काम करती है वो अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पर मान लो कोई प्रकाश का स्रोत है, और वो प्रकाश, उस प्रकाश के स्रोत से कोई एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस कोर के अंदर आ रही है। अब कोर के अंदर आएगी तो मैं कहूँगा यहाँ पर दोनों अगर अलग अलग फाइबर से बने हुए हैं तो अलग अलग फाइबर से बने हुए होंगे, इसका मतलब ये माध्यम अलग हो गया, ये वाला माध्यम अलग हो गया। तो प्रकाश की किरण जब इन दोनों माध्यमों की सीमा रेखा पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन भी हो सकता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो सकता है। अपवर्तन कब होगा, जब प्रकाश की किरण जो है वो सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, इतना ही होता है अपवर्तन का। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या जरूरी है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन से विरल माध्यम के अंदर जानी चाहिए, और दूसरी बात जो उसका आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर अभिलंब बना दूँ तो अभिलंब बनाएंगे तो अंदर वाले माध्यम की बात करें, अगर कोर की बात करें तो कोर का अपवर्तन ज़्यादा है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम सघन माध्यम होता है। यानी कोर जो है वो तो सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, और जो ये क्लेडिंग है ये विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। यानी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर गति कर रही है या संचरित हो रही है। अब जब प्रकाश की किरण इसके अंदर आती है तो ये जो आपतन कोण का मान है, ये आपतन कोण का मान हमेशा इस कोर के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है उससे ज़्यादा होता है, और उससे ज़्यादा होने की वजह से ये जो प्रकाश की किरण आई थी इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा यानी इसका कोई भी भाग अपवर्तित नहीं हो रहा है, यानी जितनी प्रकाश की किरण आई थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर उसी माध्यम के अंदर अपवर्तित हो गई या उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब आगे चलें तो वापिस से ये जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आई है, ये प्रकाश की किरण वापिस से इन दोनों माध्यमों की सीमा रेखा पर आ गई। तो सीमा रेखा पर आ गई तो हम कहेंगे यहाँ पर भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार से आगे की ओर गति करती हुई या संचरित होती हुई इस प्रकाशिक तंतु से बाहर निकल जाती है। तो देखो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आई थी वो बिना किसी ऊर्जा हानि के एक जगह से दूसरी जगह तक इस प्रकाश ऊर्जा को संचरित कर रही है, या जो आपके पास प्रकाश की किरण है इसको एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित कर रही है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ये जो प्रकाशिक तंतु है इसमें बिना किसी ऊर्जा हानि के प्रकाश की किरण को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जा सकता है। अब इसका एक बेनिफिट और भी होता है। क्या बेनिफिट होता है कि ये जो आपके पास प्रकाशिक तंतु है, इस प्रकाशिक तंतु को अगर बीच में से कहीं से मोड़ दिया जाए तो
तो भी इसके प्रकाश किरणों के संचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मैं कहूँ, यदि प्रकाशिक तंतु को मोड़ दिया जाए तो भी प्रकाशिक संकेतों के संचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकाशिक संकेतों के संचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इसे बेंड भी कर दिया जाए तो अब इस प्रकाशिक तंतु का जो उपयोग है वो ज़्यादातर किया जाता है मेडिकल लाइन के अंदर, कि मेडिकल लाइन में जब सर्जरी की जाती है तो सर्जरी के अंदर शरीर के आंतरिक भागों तक प्रकाश को पहुंचाने के लिए प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। जैसे एंडोस्कोपी करते हैं, जिसके अंदर पेट की जो भी बीमारियां होती हैं उनका पता लगाते हैं, तो उसके अंदर एक बड़ी सी लंबी सी नली होती है जिसे मुख के माध्यम से पेट तक पहुंचाया जाता है। तो उसी नली के आगे वाले हिस्से के ऊपर इल्यूमिनेशन भी होता है, मतलब जो लाइट है वो लाइट से इल्यूमिनेशन भी होना चाहिए वहाँ पर, और कैमरा भी वहाँ पर लगा हुआ होता है। तो वो जो बड़ी सी नलिका होती है वो क्या होती है? प्रकाशिक तंतु होती है, जिसके पीछे वाला जो हिस्सा है जो बाहर रहता है उस सिरे पर प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाश डाला जाता है, तो वो प्रकाश उस नली के अंदर से संचरित होता हुआ उसके अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग चिकित्सा में सर्जरी के दौरान किया जाता है। अगर आंतरिक भागों की सर्जरी की जा रही है तो आंतरिक भागों तक प्रकाश पहुंचाने के लिए प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। तो ये अपने पास प्रकाशिक तंतु होता है जो मुख्यतः किस पर आधारित होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो मैं यह भी बात लिख देता हूँ, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ही इसके अंदर प्रकाश का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है। चलिए नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो अपने पास है फोर्थ नंबर, वो है मछली या फिर तैराक का दृश्य क्षेत्र। मछली या तैराक का दृश्य क्षेत्र। कोई भी जलीय जंतु है, अगर हम मछली की बात करें या फिर
पानी के अंदर कोई तैराक जो है, स्विमर जो है वो तैर रहा है। तो जब वो स्विमर तैर रहा है या कोई मछली जो है वो पानी के अंदर तैर रही है, तो पानी के अंदर तैरती हुई मछली भी बाहर की, पानी से बाहर की सारी दुनिया को देख सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि मछली पानी के अंदर तैर रही है तो उसे बस पानी के अंदर ही का ही सब कुछ दिखाई देता है, बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर मान लो कोई एक मछली है, अगर तैराक आपको बोले तो भी वही बात है, अगर मछली आपको बोले तो भी वही बात है। यहाँ पर जो है वो मछली की आइज है, आंखें। अब देखो क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है वो कब दिखाई देती है, जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर उस ऑब्जर्वर की या प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और वो वस्तु जो है वो इस मछली को दिखाई देनी चाहिए, तो क्या स्थिति हो सकती है? तो हम बोलेंगे कि वस्तु कब दिखाई देगी, जब प्रकाश की किरणें इस तरीके से आती हुई मछली की आंखों तक पहुँचे। इस तरीके से यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हुई इस मछली की आंखों तक पहुँचे, तो ये यहाँ पर रखी हुई वस्तु जो है वो उसे दिखाई देगी। अब इसी तरीके से इधर वाली स्थिति की हम बात करें, इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन की हम लोग बात करें, तो हम कहेंगे इधर वाली जो वस्तु है वो कब दिखाई देगी, तो जो इधर से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, वो प्रकाश की किरणें अगर मछली की आंखों तक पहुँच रही हैं तो हम बोलेंगे कि इधर जो वस्तु है, कोई भी वस्तु हो, वो इस मछली को दिखाई दे जाएगी। अब ये वाली जो स्थिति है वो हम लोग लेके चलते हैं एक्सट्रीम, यानी सीमांत स्थिति। क्यों? अगर इससे बाद वाली हम कोई प्रकाश की किरण ले लें जो मछली की आंखों तक पहुंच रही है, तो क्या होगा यहाँ पर अगर मैं अभिलंब बनाता हूँ तो ये जो प्रकाश की किरण देखो इससे पहले वाली स्थिति में आई थी, ये समांतर हो गई सतह के, और सतह के समांतर होती है, इसका मतलब आपतन कोण यहाँ पर जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर है। ठीक है, अब क्रांतिक कोण से अगर मैं कोण बढ़ा दूँ, यहाँ पर क्रांतिक कोण से आपतन कोण अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, यानी ये इसी माध्यम के अंदर रह जाएगी। तो हमें ये देखना है कि इससे बाहर वाली, पानी से बाहर वाली जो वस्तुएं हैं वो मछली को कैसे दिखाई देती हैं। तो इस वाली किरण को, जो ये वाली किरण थी, इसको हम लोग काम में नहीं लेते क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन हो जाएगी। हम सीमांत स्थिति की बात करते हैं, ऐसे ही इधर और ऐसे ही सीमांत स्थिति की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए अब अपने पास यहाँ पर ये दोनों सीमांत स्थिति बन गई। इन दोनों सीमाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो इस मछली का दृश्य क्षेत्र हो गया। अब अगर हम यहाँ से इसको दो बराबर भागों के अंदर विभाजित कर दें, ठीक है, और ये जो ऊपर अपने पास ये जो शंक्वाकार आकृति बन रही है, इस शंक्वाकार आकृति को हम लोग ऊपर का इसका जो ये बन रहा है वर्ताकार भाग, इस वर्ताकार भाग की त्रिज्या हम लोग बोल देते हैं कि r है, और इस मछली की जो गहराई है पानी की सतह से वो है h। तो अपने को क्या ज्ञात करना पड़ता है कि ये जो यहाँ पर शंक्वाकार आकृति बन रही है, इस शंक्वाकार आकृति के ऊपर जो वर्त बनता है उस वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, या फिर त्रिज्या आपको देकर पूछ लेगा कि ये मछली जो है वो कितनी गहराई पर तैर रही है, वो पूछ लेगा। तो यहाँ से हम किस तरीके से वैल्यू जो है वो, या फिर r और h के अंदर संबंध जो है वो निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला कोण अपने पास c है, अगर ये वाला कोण अगर c है तो ये वाला जो कोण है ये भी कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला कोण c बोलूँ तो ये जो लाइन है वो इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर रही थी, तो ये वाला कोण अगर c है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो टोटल ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर ये कितना हो गया, 2c हो गया। तो अगर हम इस कोण की बात करें जो यहाँ पर बन रहा है, तो मछली की आंख पर जो कोण बनता c हो गया। तो अगर हम इस कोण की बात करें जो यहाँ पर बन रहा है,
तो मछली की आँख पर जो कोण बनता है, मछली की आँख पर दोनों सीमांत स्थितियों में जो कोण बनता है उसे एपेक्स कोण कहा जाता है। एपेक्स एंगल या एपेक्स कोण कहा जाता है। और अगर पानी की हम लोग बात करें, जैसे हमने यहाँ पर द्रव लिया है, ये द्रव अगर पानी हो, ठीक है, जल हो, तो एपेक्स एंगल जो होता है या एपेक्स कोण जो होता है, इस एपेक्स कोण का मान 2c के बराबर, और ये होता है अपने पास 98 डिग्री, 98 डिग्री इसका मान होता है। अब अगर हम यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो r और h के अंदर संबंध देखना है। तो r और h के अंदर संबंध देखूं तो देखो ये वाला h है, तो ये वाली जो भुजा है वो भी कितनी होगी, h हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक है। ये r है, ये h है, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो मैं अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूं, केवल इस वाले त्रिभुज की, तो देखो कोण c है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये क्या बन गया आपके पास है, आधार बन गया। हमें किस से भुजा में संबंध चाहिए, हमें लंब और आधार में संबंध चाहिए। तो लंब और आधार में संबंध किस में होता है, tan थीटा में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज से अगर हम लिख दें tan c, तो tan c बराबर क्या होगा अपने पास, लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना, लंब का मान है अपने पास r और आधार का मान है h। तो यहाँ से अगर मैं r बराबर लिखना चाहूँ तो r बराबर आ गया अपने पास h tan c। अब एक तो अपने पास दोनों के अंदर संबंध r और h के अंदर ये आ गया। अगर इसके अलावा हम लोग r और h के मध्य संबंध c को इंक्लूड करते हुए ना ले, ठीक है, यानी c नहीं आना चाहिए उसके अंदर इस द्रव का जो अपवर्तनांक है, अगर मैं म्यू मान लूं तो वो अपवर्तनांक अगर यहाँ पर आना चाहिए, तो मुझे tan c को किस में बदलना पड़ेगा, म्यू के अंदर बदलना पड़ेगा। तो आपको क्या म्यू में, अपवर्तनांक में और क्रांतिक कोण c के अंदर कोई संबंध पता है क्या? तो म्यू अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के अंदर संबंध क्या होता है, क्रांतिक कोण की परिभाषा से अगर हम देखें तो क्रांतिक कोण से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि म्यू जो माध्यम का है, केवल द्रव का है, वो बराबर होता है 1/sin c, और 1/sin c क्या होता है, कोसेक c होता है। अब मुझे तो tan c चाहिए, क्योंकि अगर tan c का मान म्यू के पदों में आ गया तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो मैं कोसेक से tan कैसे बनाऊँ, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपने पास एक इनइक्वलिटी होती है, सर्वसमीका होती है। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा का मान निकालूं तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो क्या मान आएगा यहाँ से देखो, अगर मैं tan c का मान निकालूं तो अंडरूट लग जाएगा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, देखो म्यू स्क्वायर माइनस 1। tan c का ये मान अगर हम यहाँ रख दें तो r बराबर बन जाएगा h अपॉन में अंडररूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और ये अपने पास r और h के अंदर संबंध आ गया। अब अगर ये जो अपने पास हम लिक्विड ले रहे हैं, जो द्रव ले रहे हैं, ये अगर पानी हो, जल हो, तो अगर माध्यम पानी है तो पानी का अपवर्तनांक हमें पता होता है, म्यू बराबर कितना होता है, 4/3। तो अगर मैं यहाँ पर म्यू बराबर 4/3 लूँ तो म्यू बराबर 4/3 रखने पर r का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3h/√7। कि अगर पानी लें,
अगर माध्यम जो है वो क्या हो, पानी हो। म्यू बराबर कितना ले लिया, 4/3 ले लिया पानी के लिए। तो R और H के अंदर संबंध क्या बन जाएगा, R बराबर 3H/√7। और ये अपने पास मछली या तैराक का दृश्य क्षेत्र हो गया। ये जो यहाँ वाला ये जो कंप्लीट भाग है ये बोला जाता है दृश्य क्षेत्र। अब ये दृश्य क्षेत्र जो है ऊपर वाला पूरा का पूरा ये है मछली। अगर बोले कि जल के अंदर कोई मछली तैर रही है तो उस मछली के लिए भी हो सकता है। अगर आपको बोल दे तैराक है कोई तो उसके लिए भी सेम ही होगा। अगर आपको बोल दे कोई डाइवर है, डाइवर का मीनिंग जो पानी के अंदर गोता लगाता है, ठीक है, तो उस गोताखोर के लिए भी सेम ही तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये अपने पास 4th पार्ट था, मछली या तैराक का दृश्य क्षेत्र। नोट कीजिए। अब अपने पास 2 और बचे हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। क्रांतिक कोण की बात करें तो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा से ही हम लोग क्रांतिक कोण जो है उसको निकालते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो मछली का दृश्य क्षेत्र है या किसी गोताखोर का दृश्य क्षेत्र है, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होता है। 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर जो अपने पास है ये होता है पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म। अब पोरोप्रिज्म जो है वो क्या होता है, पोरोप्रिज्म जो है वो प्रकाश की किरणों के संचरण की दिशा को बदल देता है, लंबवत कर देता है दिशा को, ठीक है। जैसे कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही थी, अब इस प्रकार से आती हुई प्रकाश की किरण को ये लंबवत क्या कर देता है, बदल देता है, यानी संचरण की दिशा को बदल देता है। तो संचरण की दिशा को ये बदलता है। तो देखो इसके अंदर इसकी आकृति जो है वो किस प्रकार की होती है। तो ये जो प्रिज्म है इसकी 2 भुजाएं समान होती है, यानी ये समद्विबाहु प्रिज्म होता है। 2 भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं इसकी, और इसके लिए 2 कोण जो हैं वो भी बराबर होते हैं। 2 कोण जो हैं इस प्रिज्म के, टोटल 3 कोण होते हैं प्रिज्म के अंदर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि 2 कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। कोण होते कितने कितने हैं, तो कोण जो है वो एक होता है 90 डिग्री का समकोण, ठीक है। दूसरा जो अपने पास है वो होता है 45 डिग्री का, और तीसरा कोण भी कितना होता है, 45 डिग्री का कोण होता है। इसे हम लोग समकोण समद्विबाहु प्रिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक कोण जो है वो क्या होता है इसके अंदर, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसका जो काम है वो क्या होता है कि यह प्रकाश किरणों की दिशा बदलता है। उन प्रकाश किरणों को ये 90 डिग्री से या फिर 180 डिग्री से घुमा देता है,
90 डिग्री से या फिर 180 डिग्री से घुमा देता है। यूज कहाँ पर होता है, तो देखो जैसे कोई पनडुब्बी है, अब वो पनडुब्बी जो है वो पानी के नीचे इस तरीके से गति कर रही है। अब इस पनडुब्बी को अगर जल की सतह से ऊपर की वस्तुएं देखनी हो, जैसे यहाँ पर कोई एक जहाज है और इस पनडुब्बी को इस जहाज को देखना है, तो इस पनडुब्बी को ये जहाज जो है वो कैसे दिखाई देगा, या इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये जहाज किस तरीके से दिखाई देगा। तो इसके अंदर एक यंत्र होता है जो इस प्रकार का होता है, पाइप नुमा, ठीक है। और ये पाइप जो है वो यहाँ से बेंड होता हुआ इस प्रकार का होता है। ये पनडुब्बी के अंदर से निकलता है। जब भी कोई देखनी होती है उसे सतह से ऊपर की वस्तुएं, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होता है, जो प्रेक्षक होता है, वो इसके अंदर देखता है और उसको यहाँ पर जो वस्तु है वो दिखाई दे जाती है। अब इस प्रकार कैसे वस्तु दिखाई देती है, तो इस पाइप के अंदर पोरोप्रिज्म का यूज होता है। तो इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें इस पाइप में जाएंगी। अब ये जो प्रिज्म है ये क्या करेगा, इस प्रकाश की किरण को 90 डिग्री के कोण पर मोड़ देगा। वापिस से यहाँ पर एक प्रिज्म लगा हुआ होता है, पोरोप्रिज्म, जो इस प्रकाश की किरण को वापिस 90 डिग्री से मोड़ देगा और इस प्रेक्षक को ये जहाज जो है वो स्पष्टतः दिखाई दे जाता है। तो पनडुब्बी के अंदर ये जो यंत्र होता है जिसके द्वारा उसे वस्तु दिखाई देती है, इस यंत्र के अंदर पोरोप्रिज्म का यूज होता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों के संचरण की दिशा को बदल देता है या घुमा देता है उनकी दिशा को। अब किस तरीके से ये घुमा देता है वो अगर हम लोग देखें तो देखो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका जो यूज है वो पेरिस्कोप या फिर बाइनोकुलर्स में किया जाता है। दूरबीन जो होती है, दूरबीन में भी इसका यूज किया जाता है। अब अगर हम इसके अंदर बात करें कि किस तरीके से ये घुमाता है प्रकाश की किरणों को, तो 3 अलग अलग स्थितियां हम लोग लेते हैं जिनके अंदर 3 तरीके से हम प्रकाश किरणों का घूर्णन देखेंगे। पहली जो स्थिति है उसके अंदर हमने बोल दिया कि ये अपने पास एक पोरोप्रिज्म है, इसका एक कोण 90 डिग्री और बाकी के दोनों कोण 45 डिग्री के हैं, ये वाले। अब यहाँ पर कोई वस्तु है, उस वस्तु से प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है। अब प्रकाश की किरण जब इस सतह पर आपतित होगी, तो इस सतह पर आपतित होगी तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं। अब ये वाला जो कोण है वो कितना होगा, ये वाला कोण 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में ये प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से चली जाती है। ये जो यहाँ पर कोण है ये भी कितना बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ये जो प्रकाश किरण आ रही थी, ये वाली जो भुजा है इस पोरोप्रिज्म की, ये भुजा इसको 90 डिग्री कोण पर मोड़ रही है। तो 90 डिग्री कोण पर घूर्णन कराने के लिए जो प्रतिबिंब इसको 90 डिग्री कोण पर मोड़ रही है। तो 90 डिग्री कोण पर घूर्णन कराने के लिए जो प्रतिबिंब की जो प्रिज्म की स्थिति है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि 180 डिग्री से घूर्णन कराना हो तो प्रिज्म की स्थिति जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। 180 डिग्री घूर्णन कराने के लिए कि जिधर से प्रकाश किरण आई थी घूमते हुए वो वापस उधर से ही या उसी माध्यम के अंदर चली जाए, तो पोरोप्रिज्म जो है उसकी स्थिति हम लोग इस प्रकार की बना लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति हमने बना ली। ये वाला जो कोण है यहाँ पर बन रहा है ये है 90 डिग्री, ये वाला जो कोण है वो है 45 डिग्री और ये वाला जो कोण है ये भी कितना है, 45 डिग्री है। अब कोई प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ पर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगी तो अभिलंब हम लोग बनाते हैं, अभिलंब हमने बना दिया।
अभिलंब के साथ ये कितना कोण बनाएगी, 45 डिग्री। इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में ये प्रकाश किरण इधर गति करती है, वापस से किसी दूसरी सतह पर ये चली गई, दूसरी सतह पर चली गई तो यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब बना लेते हैं। ये वाला कोण 45 डिग्री का बनता है। यहाँ पर भी प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में ये प्रकाश की किरण जो है वो इस तरीके से नीचे की ओर गति करती है और ये वाला जो कोण है वो भी कितना बनता है, 45 डिग्री का कोण बनता है। यानी अब देखो इन दोनों प्रकाश किरणों की बात करें तो ये प्रकाश किरण जो वस्तु से आ रही थी और ये प्रकाश किरण जो जा रही है, इन दोनों की ही बात करें तो 180 डिग्री से घुमा दिया है पोरोप्रिज्म ने इन किरणों को। अब अगर तीसरी बात करें हम लोग कि ये जो अपने पास प्रकाश की किरणें हैं, इस प्रकाश की किरणों से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा बनता है, वो अगर हमें देखना हो तो हम किस तरीके से देखेंगे कि ये अपने पास एक कोई पोरोप्रिज्म है, ये अपने पास एक पोरोप्रिज्म है। इस प्रिज्म के ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण 45 डिग्री और ये वाला जो कोण है वो भी कितना है, 45 डिग्री। अब हम कोई वस्तु ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक वस्तु ले ली, ये वाली, ठीक है। इस वस्तु के लिए मुझे ये देखना है कि ये वस्तु प्रिज्म से देखने पर कैसी दिखाई देगी हमें। तो हम बोलेंगे कि इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें हम लोग निकलवा देते हैं, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि वस्तु सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है। तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण जो है वो यहाँ पर आपतित हो गई इस बिंदु पर, दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ पर आपतित हो गई इस बिंदु पर। अब आपतन के बाद में हम यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं और अभिलंब बनाने पर ये वाले इस वाले कोण की बात करें तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो वो 45 डिग्री कोण बनाते हुए ही उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में एक प्रकाश किरण इस तरीके से, दूसरे प्रकाश की किरण इस तरीके से इधर चली जाएगी। अब देखो क्या वस्तु जो दिखाई देगी वो सीधी दिखाई देगी या फिर उल्टी दिखाई देगी। तो जो तीर का निशान था वो तीर का निशान ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो प्रदर्शित कर रही है, यानी तीर का निशान जो है वो यहाँ पर कहीं पर बनेगा और ये जो नीचे वाला निशान है वो नीचे वाला है यहाँ पर। यानी ये जो अपने पास प्रतिबिंब जो दिखाई देगा इस वस्तु का, वो प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। या फिर वस्तु को जब देखते हैं इस प्रिज्म के अंदर से तो वो जो वस्तु है वो कैसी दिखाई देगी, हमें उल्टी दिखाई देगी। ये भी वस्तु जो है प्रिज्म के अंदर से देखने पर वो 90 डिग्री घूम जाती है, ये जो प्रिज्म से देखने पर 180 डिग्री घूम जाती है और ये वस्तु प्रिज्म से देखने पर हमें उल्टी दिखाई देती है, इन्वर्ट जो है वो दिखाई देती है। तो पोरोप्रिज्म को किस स्थिति के अंदर लगाया जाना चाहिए जो अपने को वांछित है, यानी कैसी स्थिति हमें चाहिए। जैसे अगर हम बात करें पनडुब्बी की, तो पनडुब्बी के अंदर हमें 90 डिग्री से घूमी हुई प्रकाश की किरणें चाहिए, तो ये वो इस वाली स्थिति में हम पोरोप्रिज्म को लगा देते हैं। अगर किसी स्थिति में मुझे 180 डिग्री से कोण से घूमने वाली प्रकाश की किरणें चाहिए तो इस स्थिति में पोरोप्रिज्म को लगा दिया जाएगा। और किसी स्थिति में अगर मुझे वस्तु को देखना है, उल्टा रूप उसका देखना है कि उल्टी वस्तु कैसी होगी, तो इस स्थिति के अंदर हम लोग उसे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि पोरोज प्रिज्म से देखने पर वस्तु जो है वो उल्टी दिखाई देती है। नेक्स्ट इसके अंदर पोरोप्रिज्म के अलावा जो अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है वो होता है डायमंड की चमक या हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। अब हीरा जो है वो क्यों चमकता है ज़्यादा, क्यों चमकेगा वो ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हीरा है अपने पास कोई भी, अब इसके अंदर प्रकाश की किरणें जाएंगी, जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो किसी कोण के ऊपर यहाँ पर टकराई, टकराने पर मैं बोलूँगा अभिलंब खींच दो और जितना यहाँ पर देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या अपवर्तन हो जाता है।
अपवर्तन हो जाता है। तो अगर अपवर्तन हो जाएगा तो ये प्रकाश की किरण बाहर निकल जाएगी, लेकिन हीरे के अंदर अपवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है। तो अगर हम हीरे और वायु की बात करें तो हीरे वायु माध्यमों के युग्म के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो सबसे न्यून होता है। और कितना होता है हमने पहले ही देख रखा था, 24 डिग्री के आसपास। तो जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक आती है तो क्रांतिक कोण का मान कम होने की वजह से इस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है बार बार होता रहता है। अब बार बार इस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है बार बार होता रहता है। अब बार बार इस प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये जो प्रकाश की किरण की जो तीव्रता है उस तीव्रता की वजह से ये जो हीरा है ये ज़्यादा चमकता है। तो इसी वजह से हीरा जो है वो ज़्यादा चमकेगा। तो किस घटना की वजह से चमकेगा? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, क्योंकि क्रांतिक कोण का मान जो है वो बहुत कम होता है और क्रांतिक कोण का मान कम होने की वजह से जो प्रकाश की किरण हीरे के अंदर प्रवेश कर जाती है वो वापस उसमें से निकल नहीं पाती, यानी उसका अपवर्तन नहीं हो पाता है। केवल क्या होता रहता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। उसी वजह से हीरा जो है वो ज़्यादा अच्छे से चमकता है। तो ये अपने पास 6 एग्जाम्पल थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। तो इसके अंदर थ्योरेटिकल टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है और न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन। थ्योरेटिकल टाइप का कैसे कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन में तो यही आप नाम आ जाएंगे और एक ऑप्शन कोई अलग आ जाएगा। तो वहाँ से अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा किस पर आधारित है। और दूसरा जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा वो क्रांतिक कोण पर आ जाएगा या फिर मछली या तैराक के लिए दृश्य क्षेत्र पर आधारित आ सकता है क्वेश्चन। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। वापस से इसे रिवाइज कीजिए आप लोग और कल हम आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के बारे में। थैंक यू।